and some other things related to gravitation. We will start with the definition of mechanics, and from there we are going to jump into the exact existence of gravitation chapter, the content of it, what is gravitational force, and few more details, right? So be prepared and keep on making the notes as per the decision. I mean, whenever I say you have to make the notes, you have to make the notes. Okay, so we will start. I am showing you the board, and that will be the starting point for all of us. Here we go. Board is visible to everybody? Yes, no? I hope the board is visible to everybody. Yes. Yes. Okay, okay, no problem, no problem. So we will start. Chapter is gravitation. Okay, so it is part of that branch of physics. It is chapter that belongs to that branch of physics which is called as mechanics, right? So we had studied the definition of mechanics, that mechanics is defined as branch of physics that deals with three things. First, states of object. दूसरा, change in states of object. और तीसरा, समीत, तीसरा, cause of change in states of object. Very important. What we had discussed earlier is, sir, there is a word, there is actually not a word, a phrase, which is again and again repeated. It is nothing but states of object, states of object, states of object. You guys remember? Yes, no? So this is something which is repeated again and again and again and again. So we will try to understand how many states of objects are there and what exactly is the state of object. So note this down. Note this down, everybody. Just note this down. जल्दी से we will discuss something called as states of object first. Okay, states of object. देखो अंडरस्टैंड दिस, एक होता है फिजिकल स्टेट, दूसरा होता है मैकेनिकल स्टेट. ठीक है, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस. यू रिमेंबर? यस, सो दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. When I talk about the mechanical state of objects, आप मैकेनिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना, राइट? तो जो मैकेनिकल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो दो तरह का होता है. जरा देखेंगे आप, शुरू में मैं दो बोल रहा हूँ, बाद में हम इसके नंबर्स बढ़ा देंगे. यस,
तो सबसे पहले आई एम राइटिंग इट, जस्ट लुक एट दिस, ऐसा एक एरो बना दिया मैंने, एंड यू हैव गॉट रेस्ट और यहां पर यू हैव गॉट मोशन। ठीक है, बराबर। सो दीज आर टू बेसिक स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा सर? रेस्ट और मोशन। ठीक है, यस सर। रेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो मेरी बात समझो, जब मैंने कोई ऑब्जेक्ट को ऐसा छोड़ दिया और ये ऐसा ही पड़ा है, व्हाट डज दिस मीन? दिस इज एट रेस्ट, है ना। फिर मैं 5 मिनट बाद फिर से देखता हूं ऐसा ही पड़ा है, तो व्हाट विल आई से? इट इज एट रेस्ट, बराबर। सो इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with the passage of time, then that object is said to be in rest. Repeat करता हूं, if the object does not change its position with the passage of time, then we say that the object is at rest. जो चीज रेस्ट पर होती है, मेरी बात समझो, जो चीज रेस्ट पर होती है उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तभी तो सर वो रेस्ट पर है। डिस्प्लेसमेंट को हम एस लिखते हैं, एस। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अच्छा, एक और चीज होती है जिसको हम वेलोसिटी पढ़ते हैं, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ये चीज। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी होता है जीरो। चेंज इन वेलोसिटी जो होती है ये भी होती है जीरो, और एक्सेलरेशन जो होता है ये भी होता है जीरो। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो जो चीज रेस्ट पे होती है तो ये सारी चीजें जीरो होती है। लेट अस टॉक अबाउट मोशन नाउ। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। हो सकता है ऑब्जेक्ट घूम के वापस अपनी जगह पर आ जाए तो जीरो हो जाएगा, बट इन द इंटरमीडिएट टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो जीरो नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें वेलोसिटी भी होगा, स्पीड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा कि नहीं होगा? कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव करने का डायरेक्शन तो होगा ना, कि सर ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कि ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन होगा, किसी न किसी स्पीड से वो मूव करेगा, तो वेलोसिटी पक्का होगी। तो ध्यान रखना, रेस्ट में वेलोसिटी नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, राइट। यहाँ पर मोशन में डिस्प्लेसमेंट भी होता है और वेलोसिटी भी होती है, पक्का। जैसे आपने एक गाड़ी चलानी है, तो आप जब गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी शुरू करने के पहले क्या होती है? रेस्ट पे होती है। फिर जब आप गाड़ी चलाना चालू करते हो, लिखना नहीं है किसी को भी, नोबडी विल राइट, मैं लिखने का टाइम दूंगा। जब आप गाड़ी चलाते हो तो चलाते वक्त देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट व्हिच कम्स इनटू पिक्चर, बराबर है, और साथ ही साथ वेलोसिटी भी आती है, साथ ही साथ उसकी स्पीड भी होती है ना कुछ कोई ना कोई डायरेक्शन भी होता है, तो वेलोसिटी भी आती है। अभी जरा सुनो, गाड़ी चलाने के दो तरीके हैं, प्लीज लिसन दिस। गाड़ी चलाने के दो तरीके हैं सर। हाँ, एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गाड़ी चलाओ, एक फिक्स स्पीड कर लो और उसी स्पीड के साथ उसी डायरेक्शन में गाड़ी चलाते रहो। दूसरा स्पीड चेंज करके गाड़ी चलाओ, ठीक है। तो मोशन के दो तरीके, एक होता है कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी के साथ, दूसरा चेंजिंग स्पीड और वेलोसिटी के साथ। हो सकता है स्पीड सेम हो बट आप डायरेक्शन भी अगर बदलते हो, डायरेक्शन गाड़ी ऐसे चला फिर ऐसे घुमा दिया, राइट, तो आपने डायरेक्शन बदल दिया तो वेलोसिटी बदल गई। तो दो तरीके होते हैं मोशन के, एक कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो यहाँ पर मैं इसको फिर डिवाइड कर रहा हूँ, ये आपका ऐसा पार्ट हो गया, मैं इसको फिर से डिवाइड कर रहा हूँ दो सेक्शंस में। इसको हम थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस है ना, राइट। तो ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं
यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा हो गया नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो हमारे पास ये दो बातें ध्यान रखनी है, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक तुम लोग को एक चीज बता दूं, एक की बताऊं कि कोई भी चीज जब बदलती है ना तो बदलने के दो तरीके हैं, या तो कॉन्स्टेंटली बदलेगी या तो अजीबोगरीब तरीके से बदलेगी। जैसे स्पीड बदल रही है, देखो यहाँ पर, देखो ये चीज स्पीड है ना, यहाँ पर स्पीड है ना, बराबर मोशन हो रहा है, तो मोशन या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा या तो चेंजिंग वेलोसिटी से होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर देखो, यूनिफॉर्म मोशन में क्या कांस्टेंट होता है सर? v जो है वो कांस्टेंट होता है, v मतलब वेलोसिटी, और यहाँ पर v कांस्टेंट नहीं होता, तो कैसा होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, अभी देखो जरा, ये जो v यहाँ पर कांस्टेंट है आपका, इस कांस्टेंट v के साथ तो मैं एक गेम खेलने जा रहा हूं, और मेरे साथ तुम लोग ध्यान देना। ठीक है, ये देखो, क्योंकि v कांस्टेंट है इसलिए v नहीं बदलेगा, तो चेंज इन v जीरो होगा। यस कि नो? जो चीज कांस्टेंट है उसका चेंज तो जीरो ही होगा ना। इयान फर्नांडिस, आई अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो अगर आपका चेंज इन v जीरो है, चेंज इन v जीरो है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। पक्का? देखो यहाँ पे भी चेंज इन v जीरो है, ये देखो यहाँ पे भी चेंज इन v जीरो है, लेकिन इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे सर वेलोसिटी भी जीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर? पक्का? तो इन दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है, यहाँ पे भी चेंज जीरो है, यहाँ पे भी चेंज जीरो है, बट फर्क क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, जीरो है। जीरो भी कांस्टेंट है बट जीरो है, यहाँ पे कोई और वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है? कौन चेंज हो रहा है? कौन चेंज हो रहा है? v चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? v। तो जब v चेंज होगा तो आपका डेल्टा v यानी चेंज इन v, इसको डेल्टा बोलते हैं, जो मैंने ट्रायंगल बनाया ना इसको डेल्टा बोलते हैं, इसका मतलब होता है चेंज इन। सो चेंज इन v यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नॉन जीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा? नॉन जीरो होगा। मेरी बात को आप लोग समझना बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे सर चेंज इन v नॉन जीरो हो गया। पक्का? हाँ, देखो यहाँ पे v नॉन जीरो हुआ तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे चेंज इन v नॉन जीरो हुआ है तो यहाँ पे भी दो ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ पे भी दो ऑप्शंस आ जाएंगे, वो अभी हम थोड़ी देर में लिखेंगे। पहले आप ये बनाओ, जल्दी से बनाओ। ड्रॉ दिस। Yes. Listen. Yes, Sunit. Any problem? Sunit. Okay. Look here. Uniformly accelerated and non-uniformly accelerated. Can you see this? Is it visible to everybody? Okay. So when I say uniformly accelerated or non-uniformly accelerated, so ये क्यों बन गया? बताता हूँ, सुनना ध्यान से। सब ध्यान से सुनेंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? डेल्टा v इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक बात याद रखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीन चीजें किसी भी मोशन के लिए कंपलसरी है। क्या बोला मैंने? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीन चीजें किसी भी मोशन के लिए, कोई भी मोशन जब होता है ना, तो ये तीन चीजें पक्का होती हैं। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन।
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी बनता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी बनता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन बनता है। ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को अगर हम ध्यान से देखें, ऐसे सिचुएशन को अगर हम ध्यान से देखें, बराबर है ना, तो हमको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा देखते हैं, ठीक है, बराबर। उसके पहले आप लोग जरा ये वाला पार्ट फटाक से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं इन दोनों के बारे में बताता हूं। When there is change, understand this, when there is change there are two types of changes। अभी अभी हम लोगों ने देखा था ना, whenever there is change there are two types of changes। See, here there is change of velocity, so there are two types of changes। Now here there is change of velocity। wow, समझ आ रही कि नहीं बात, है ना। तो जब भी आपको चेंज दिखाई देगा तो देयर वुड बी टू केसेस। अब देखना है यहाँ पर, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। दो तरह से हो सकता है, या तो डेल्टा वी कांस्टेंट होगा, या तो डेल्टा वी बदलता हुआ होगा, मतलब वेरिएबल होगा, राइट। नॉट इक्वल टू जीरो है तो या तो कांस्टेंट होगा या तो वेरिएबल होगा। जब डेल्टा वी कांस्टेंट होता है, मैं इसको बॉक्स में कर देता हूं, ये देखो मे बी, ओके। अभी जरा ध्यान से देखो, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये जो ट्रायंगल हमने यहाँ पर देख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म ये और ये, दिस इज बेसिकली एक्सिलरेटेड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? एक्सिलरेटेड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये जो हम यहाँ पे बनाए हुए, ये वाला, ये पूरा, ये वाला साइड जो है ये एक्सिलरेटेड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये वाला जो साइज है, ये वाला ये नॉन एक्सिलरेटेड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ रहा है? ये जो साइड है ये नॉन एक्सिलरेटेड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये जो साइड है इसको हम एक्सिलरेटेड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिलरेटेड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बराबर। इसको आप लोग नोट करिए, फिर मैं स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट को एक और तरीके से देखूंगा। जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो सर। हाँ स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बेटा आपके यहाँ से नेटवर्क का प्रॉब्लम है। For others, I think screen is getting visible. It's just for you. Wait, I'll still, Yes. So this is what it is, the state of object basically are of some types। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो पहला स्टेट क्या है? रेस्ट। दूसरा स्टेट हमने मोशन बोला था, अब हम नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे? दूसरा स्टेट इज यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा स्टेट सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नहीं, तीसरा स्टेट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और चौथा स्टेट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर हो गई बात? यस और नो? There are 4 states now. Yes. पहला रेस्ट, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन, तीसरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, चौथा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। प्लीज नोट दिस डाउन। दीदी इकडे एक मिनिट। So now conclusion for states of object, understand this। मेरे साथ सब लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला स्टेट बोलिए जल्दी से। सर
हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक्चुअली स्क्रीन का नहीं, मार्कर का प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी दिख रहा है? यस। सबसे पहला स्टेट रेस्ट, Yes, yes. राइट? अच्छा सर, सेकंड स्टेट, सेकंड स्टेट यूनिफॉर्म मोशन, थर्ड स्टेट Uniformly accelerated. motion. यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, फोर्थ स्टेट। Non-uniformly accelerated. motion. अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है बच्चे लोग को, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। कई बार लोग समझते हैं दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, ध्यान देना। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, ये जो दोनों मोशंस है, ये वाले एक रेस्ट और एक यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन एक्सिलरेटेड मोशन है, इनमें एक्सिलरेशन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन दोनों में एक्सिलरेशन नहीं है, तो ये एक्चुअली नॉन एक्सिलरेटेड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे एसओएफ लिख देता हूँ, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एसओओ। चलो ठीक है, बराबर। सो दिस इज नॉन एक्सिलरेटेड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा? रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों दे आर एक्चुअली एक्सिलरेटेड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। एक्सिलरेटेड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ में आ रहा है? सर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके, एक्सेलरेटेड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट ये सर क्यों है? क्योंकि सर इधर भी एक्सेलरेशन है, इधर भी एक्सेलरेशन है, दिख रहा है? यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ पे चेंजिंग एक्सेलरेशन है, बट ये दोनों एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ये दोनों जगह पर होता है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही नया नाम, एक और नाम एक्सेलरेटेड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है। ये दोनों सेम ही होते हैं, एक ही होते हैं दोनों। समझ में आ रहा है अभी? पक्का? और ऊपर की जो दोनों स्टेट्स हैं, इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं। यहाँ पे तो जीरो है ही, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो माइंड दिस वेरी वेल। ये जो हमने लिखे 4 स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये चारों का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से। मेरे की शादी पहले हुई ना, हम लोग बोलते घर भी वगैरह नहीं है, अगर हम गाँव पहुंचे होते तो हटते ही गए होते हम, लेकिन मैं गए तो गाँव में 4 महीने लगा था नदी में नहाना, पेड़ तैरना, हाँ इधर आते तो लग गया। सोचो ना, 4 दरवाजे सारी बुरी है, पानी पूरी ब्रेड का खा। ओके, I'll now rub this off. आज की बात याद रखना। सबसे पहली बात, मैकेनिक्स 3 चीजों पे डील करता है। मैकेनिक्स 3 चीजों पे डील करता है। सबसे पहला
स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने देखे 4 State of object. object होते हैं, बराबर है ना। अब ये चारों स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चारों स्टेट ऑब्जेक्ट, इन चारों में से किसी भी स्टेज पे हो सकता है। हो सकता है कि वो रेस्ट पे हो सकता है वो यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है वो नॉन यूनिफॉर्म में हो सकता है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हो। तो इट डिपेंड्स कि ऑब्जेक्ट इन चारों में से किसी भी स्टेट में हो सकता है। अब मेरी बात सुनो, एक स्टेट से ऑब्जेक्ट दूसरे स्टेट में जाता है, दूसरे से तीसरे स्टेट में जाता है, तीसरे से चौथे स्टेट में जाता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो ऑब्जेक्ट का स्टेट कंटिन्यूअसली हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैकेनिक्स का जो सेकंड पार्ट था उसको देखो हमने क्या लिखा है। पहला था स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या था, चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की आजादी, या वो जा सकता है, बराबर ना। यस, तो वो रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन की तरफ जा सकता है, यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट की तरफ आ सकता है, वो यूनिफॉर्म मोशन से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की तरफ जा सकता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से यूनिफॉर्म मोशन की तरफ आ सकता है। समझ में आ रही है बात? यस, तो वो किसी भी स्टेज में जा सकता है अपनी मर्जी से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ऑफ मोशन में जाने की उसको आजादी है। अभी जरा सुनो मेरा एक सवाल, क्या ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने आप चले जाता है? ऐसा होता है क्या? एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर क्या ये अपने आप चले जाता है? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो क्या अपने आप मोशन में चले जाएगा? No. Force is needed. एग्जैक्टली, समथिंग हैज टू बी डन। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या अपने आप रेस्ट पे आ जाएगा? No. नहीं, बराबर है ना। यस, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मेरे को ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलने का है तो आई विल हैव टू डू समथिंग, आई विल हैव टू डू समथिंग। तो यहाँ पे 3 बातें हो रही है। पहला स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया कि मेरे को स्टेट बदलने का है, और तीसरा स्टेट बदलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, बिना कुछ किए स्टेट नहीं बदलेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड एज कॉज ऑफ चेंज। ये आपका तीसरा पार्ट है। क्या? कॉज ऑफ चेंज, ये आपका तीसरा पार्ट है। इस तरह से हमारे पास 3 सीन्स अवेलेबल हो गए। इन तीनों सीन्स के साथ में हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो जब भी हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो याद रखना हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। एक होगा स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और तीसरा होगा फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट या कॉज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? पक्का? यस, राइट। तो ये 3 बातें हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। सर कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? तो हम 5 चीजों का यूज करेंगे। इन 3 बातों को पढ़ने के लिए हम 5 चीजों का यूज करेंगे। देखो जरा, मैं बता रहा हूं 5 चीजें कौन सी है। दे आर कॉल्ड एज पिलर्स ऑफ मैकेनिक्स। They are called as pillars of mechanics. Understand this. There are 4 pillars of mechanics. मैं लिखने जा रहा हूं वो 4 पिलर्स कौन से। सबसे पहले पिलर का नाम है ऑब्जेक्ट, यानी कि मास। मैकेनिक्स में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम किसका स्टेट पढ़ेंगे, किसका स्टेट चेंज पढ़ेंगे, किसका रीजन फॉर स्टेट चेंज पढ़ेंगे? तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट मतलब मैटर, और अगर मैटर होगा तो मास पक्का होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात मास। मास को हम m से डिनोट करते हैं। दूसरी बात देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम s से डिनोट करते हैं। तीसरी बात वेलोसिटी, इसको हम v से डिनोट करते हैं। और चौथी बात एक्सेलरेशन, इसको हम a से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है?
मैकेनिक्स में हम ये जो हमने पहले देखा, हम 3 बातें पढ़ते हैं, वो तीनों बातें हम इसकी मदद से ही पढ़ते हैं, मास की मदद से। देखो आप ध्यान से देखो, उठा के देखो, आपको मालूम पड़ेगा। मैंने जो लिखा है उसमें लिखा था ना, डिस्प्लेसमेंट इज 0, मास तो ऑब्जेक्ट की बात हो गई, डिस्प्लेसमेंट इज 0, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज 0, है ना। उसके बाद फिर हमने वेलोसिटी देखा, चेंज इन वेलोसिटी देखा, फिर एक्सेलरेशन देखा, ये सब हमने देखा कि नहीं देखा, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। अच्छा, वेलोसिटी को एक और नोटेशन है, v से भी डिनोट करते हैं और u से भी डिनोट करते हैं। वेलोसिटी को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हो आप, v और u। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, बराबर। अभी देखो, ये चारों चीज एक बहुत ही खास फैक्टर पे होता है, डिपेंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन। और उस फाउंडेशन का नाम है, मैं यहाँ पे देखो फाउंडेशन का नाम लिख रहा हूं, उस फाउंडेशन का नाम है टाइम। ये सारी चीजें आप लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप जैसे ही टाइम से डिवाइड करते हो आपको नई चीज मिलती है, टाइम से डिवाइड करते हो आपको नई चीज मिलती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैकेनिक्स में टाइम का बहुत बड़ा रोल है, मैकेनिक्स में टाइम का बहुत बड़ा रोल है, right? So now you people are going to copy this entire board right away. Just copy it up, फटाफट copy this up. I'm writing here something. Can you guys read? नो, दिख नहीं रहा है मार्कर्स। Kinematical नहीं। equations. नहीं दिख रहा। देखिए I'm saying kinematical equations. KINEMATICAL. Okay? Kinematical equations. So there are basically 3 types of kinematical equations, or 3 kinematical equations. सबसे पहला, what do they do? What do these kinematical equations do? They establish the relationship between all the pillars that we have studied, right? So they are going to establish the relationship between your displacement, velocity, acceleration, and time. Okay, so velocity is basically of 2 types, na? V and A, V and U. So they are going to establish, kinematical equations are going to establish the relationship between all these quantities, except for mass. Mass will not be included here in the kinematical equation thing, because entire mechanics is further divided into statics and dynamics. Mechanics is a subject which is divided into statics and dynamics. Dynamics is furthermore divided into kinetics and kinematics. Okay, so of which kinematics talks about motion. So kinematics equations are also called as equations of motion. What? They are also called as equations of motion. Equations of motion. Very important. They are also called as equations of motion. Okay? So when we say motion means we are talking about velocity, displacement, acceleration, along with time. Velocity, displacement, acceleration, along with time. Understand this? So we will write kinematical equations which are also called as equations of motion. The first kinematical equation is V is equal to U plus AT. You guys must remember this. It is compulsory. Yes? Right? If you do not remember, write it 5 times, 10 times, do whatever you want to do. But just get it remembered. V is equals to U plus AT. Second, S is equal to UT
plus half at square. Can you see this? S is equals to ut plus half at square. And then the third equation, v square is equal to u square plus 2as. So if you see this equation, there are four things which are connected. V, U, A, T, of which V and U are velocities. A is acceleration, T is time. There is no displacement here. No displacement here, right? So V and U are two velocities. A is acceleration, T is time. So there are four things. Quantity wise, there are three things. Velocity, acceleration, time. Got it? Velocity, acceleration, time is connected by this formula. Now here, displacement, velocity, acceleration, time. So this connects four quantities. Displacement, velocity, U for velocity, yes, initial velocity. Acceleration, time. These connects four quantities. And this one also connects three quantities. See, velocity, acceleration, displacement. There is no time here. There is no time here. So this equation is independent of time. Out of all the three equations, this equation is independent of time. Very, very special equation. There is no time involved into this. In all other two, there is the concept of time. You'll need to work out these two formulae only by using time. Right? Time is compulsory. Here, time is not required. Clear? Here in this formula, we do not talk about displacement, but in these two formulae, we talk about displacement. Right? So this formula is called as displacement independent formula. This is time independent formula. Getting it? So this is displacement independent. This is time independent. This is complete formula. Note this down quickly. And after this, there is one more thing which you people need to get across. This is your homework. It is Newton's laws of motion. It's your homework. Newton gave three laws. Newton gave three laws. So Newton's laws of motion. Quick. Newton gave three laws. It's your homework to go for first law. Second law. And then we have third law. Yes. Okay. So we have first law, second law, third law.
Sir, return. So return. Okay. So that completes today's session. Tomorrow we are going to start. Tomorrow we are going to start with the gravitation thing. This is your homework which you need to do. It's compulsory, okay? Have some self-discipline to complete the homework and then proceed ahead. Yes, see you all in the next lecture. Goodbye. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, tomorrow's timing will be same at 10:30. Lectures will be maths and another lecture I'll see what to do it. Maths is confirmed. Sir, Yes. sir,